बजट 2023 किसके जीवन में लाने वाले हैं खुशियों के रंग और किसके व्यवसाय पर गिरने वाले हैं बम। कौन पहनेगा खुशियों का हार और किस पर बढ़ने वाला है टैक्स का भार। तो अब समझ ही गए होंगे कि आज का जो हमारा विषय रहने वाला है वो है बजट 2023 के बारे में। किन लोगों को इसका फायदा मिलने वाला है, किन को इसका नुकसान होने वाला है, उन सब चीज़ों के ऊपर हम एक लंबा डिस्कशन करने वाले हैं। मैं कोशिश करूंगा कि अपने सभी पॉइंट्स को कवर कर पाऊँ। हम लोगों का जो मेन फोकस रहने वाला है वो रहेगा कि जो नया बजट आया उसका इनकम टैक्स पर, पर्टिकुलर इनकम टैक्स पर क्या इम्पैक्ट आने वाला है। नमस्कार दोस्तों, मैं वित्तीय सलाहकार पंकज खंडेलवाल एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल जिसका नाम है इन्फिनिटी। बिंदुवार चर्चा हम आज करने वाले हैं। कुछ पॉइंट्स मैंने तैयार करे हैं, एक एक पॉइंट पर हम लोग एक डिटेल डिस्कशन करने वाले हैं। हो सकता है कि वीडियो थोड़ा सा लंबा जाए। तो शुरुआत करते हैं अपने पहले पॉइंट से। पुराने स्लैब की इनकम टैक्स की दरों में कोई बदलाव नहीं। इनकम टैक्स में दो स्लैब वर्तमान में चल रहे हैं, दो प्रणालियां वर्तमान में चल रही हैं, नई योजना और पुरानी योजना। पुरानी योजना को एज इट इज रखा गया है, जिससे साफ साफ दिखता है कि कहीं ना कहीं गवर्नमेंट का ऐसे थिंकिंग प्रोसेस है कि वो पुरानी वाली को धीरे धीरे करके खत्म करके नई पर जाने की तैयारी में है। क्योंकि अब जो भी छूट दी गई है, जो भी बेनिफिट दिए गए हैं, वो सारी नई प्रणाली पर दिए गए हैं। पुरानी प्रणाली जो हमारी चलती थी उसका जो स्लैब हुआ करता था उसके विषय में भी जानकारी होना जरूरी है। तो उसमें 2.5 लाख रुपए तक, ध्यान से समझिएगा, सुनिएगा, 2.5 लाख रुपए तक किसी तरह की कोई टैक्स लायबिलिटी नहीं थी। 2.5 लाख से 5 लाख रुपए तक 5% टैक्स लगता था। 5 लाख रुपए से 10 लाख रुपए तक 20% टैक्स लगाया जाता था। और 10 लाख रुपए से ऊपर जिनकी आय होती थी वो 30% टैक्स के दायरे में आया करते थे। ये जो स्लैब है, पुराना स्लैब, ये एज इट इज रहने वाला है। इसमें कहीं कोई फेरबदल नहीं है। ठीक है। नया जो अभी आपको सुनने में आ रहा है कि 7 लाख रुपए की छूट है, तो 7 लाख रुपए की छूट भी इस वाले स्लैब पर एप्लीकेबल नहीं है, वो भी नए पर है। अब ये नया स्लैब पहले क्या था और अब उसमें नया क्या है, उन विषय पर भी चर्चा कर लेते हैं। अभी तक जो नई स्कीम चल रही थी उसका जो टैक्स स्लैब था वो डिवाइडेड था 2.5 के गुणक में, मतलब 2.5 लाख से फिर 5 लाख, फिर 7.5 लाख, फिर 10 लाख, फिर 12.5 और फिर 15। और इसकी स्टार्टिंग होती थी 2.5 लाख से लेके जीरो से लेके 2.5 लाख तक जो टैक्स लगता था वो जीरो था। और फिर 5% बढ़ते हुए ये जाता था 15 लाख तक। और 15 लाख से ऊपर जिनका भी इनकम होती थी उनके लगता था 30% टैक्स। ठीक है। तो ये जो काफी लंबा पायदान 2.5 से 5, 5 से 7.5, 7.5 से 10, इसको थोड़ा सा कम किया गया है। पहले ये कंप्लीट होता था 7 स्टेप्स में, अभी इसको कर दिया है 6 स्टेप में। अभी जो पहले 2.5 का पहाड़ा चलता था, अब वो पहाड़ा चलेगा 3 का। 3, 6, 9, 12, 15। मतलब इसको थोड़ा सा और समझ लेते हैं अच्छी तरह। 3 लाख तक कोई टैक्स नहीं है। 0 से लेके 3 लाख तक अगर आपकी इनकम है, आपको कोई टैक्स देने की आवश्यकता नहीं है। 3 लाख से 6 लाख तक के अगर आप दायरे में आते हैं तो आपके ऊपर टैक्स लगेगा 5%। 6 लाख से ज्यादा है, 9 लाख तक की इनकम है, तो आपको देना पड़ेगा उसके ऊपर 10%। 9 लाख से 12 लाख के स्लैब में आते हैं तो देना रहेगा आपको 15%। 12 लाख से लेकर 15 लाख तक के आते हैं तो आपको देना पड़ेगा इसमें 20%। और 15 लाख से ऊपर जिनकी इनकम है, जो 15 लाख रुपए से सालाना से ज्यादा कमा रहे हैं, उनको इसमें देना पड़ेगा 30%। तो ये पहले वाली स्लैब से थोड़ा सा डिफरेंट कर दिया है, थोड़ा सा इसको मर्ज कर दिया, कम कर दिया है। पहले 7 स्टेप में पूरा काम होता था, अब ये 6 स्टेप में पूरा हो जाएगा। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं। 7 लाख तक की जो एग्जाम्पशन है वो बेसिकली नई स्कीम में ही आप ऑप्ट कर सकते हैं। अब 7 लाख तक की एग्जाम्पशन को भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा कि अगर जैसा भी बताया कि 3 लाख तक फ्री है और 3 लाख से 6 लाख तक 5% है, और एक तरफ हम बोल रहे हैं कि 7 लाख तक फ्री है, तो ये तो दोनों ही क्रॉस हो रहे हैं। इसका क्या मतलब है? 7 लाख रुपए तक की आपकी इनकम है तो आपको कोई टैक्स नहीं है, लेकिन अगर आपकी इनकम 8 लाख है तो फिर ये फॉर्मूला लगेगा कि 3 लाख तक फ्री, 3 से 6 पे 5, 6 से ऊपर पर 10। तो इस तरह से आपकी कैलकुलेशन होगी अगर आपकी इनकम 7 लाख से ऊपर जा रही है। अगर आपकी इनकम 7 लाख के दायरे में आ रही है तो फिर आपको कोई टैक्स देने की आवश्यकता नहीं है। और ये बहुत ही अच्छी एक डिसीजन है। अच्छा डिसीजन मैं इसलिए बताऊंगा क्योंकि हमारे देश की 90% जनसंख्या 7 लाख के दायरे में आती है, इस दायरे के अंदर कवर करती है।
ठीक है, तो 90% लगभग 90% लोगों को इसका फायदा होने वाला है। चलिए आगे अपने पॉइंट को लेके जाते हैं। सेक्शन 87A सेक्शन 87A की रिबेट मिलेगी अगर सालाना आपकी जो आय है वो 3.5 लाख रुपए से कम है। अगर सालाना जो इनकम है वो 3.5 लाख रुपए से कम है तो एडिशनली 2,500 रुपए की जो छूट मिलती थी वो हमें मिलने वाली है इसके अंदर। ठीक है, इसके अलावा 80CCD और 80CCH। 80CCD क्या है? 80CCD बताता है एनपीएस में निवेश के बारे में। CCD 1B इन सब का जो ब्यौरा आता है वो आता है अपना एनपीएस, नेशनल पेंशन स्कीम या न्यू पेंशन स्कीम के तहत अगर आपने कोई निवेश कर रखा है तो उसमें आपको अतिरिक्त 80C के अतिरिक्त 50,000 रुपए तक की छूट का प्रावधान है जो इसमें कंटिन्यू रहने वाला है। उसके अलावा एक नया प्रोविजन और जोड़ा गया है जो है अपना 80CCH। व्हाट इज 80CCH? अग्निपथ जो अभी नई स्कीम चालू हुई है जिसमें नवयुवकों को भर्ती किया जाएगा कुछ समय के लिए, वो एक अलग विषय है, उसके बारे में अपन और अलग से चर्चा करेंगे। बट इस तरह के जो अपने नई जो योजना आई है अग्निपथ, उसके लिए जो कॉर्पोरेट में हम लोग इन्वेस्टमेंट करेंगे, अभी ऑप्शन खुल जाएंगे उसके, तो उसमें किए गए इन्वेस्टमेंट की भी आपको छूट मिलने वाली है। कितनी छूट मिलेगी, कब तक मिलेगी, उनके बारे में एक विशेष अलग से एक वीडियो में बनाऊंगा जल्दी, तो आप उसको देख सकते हैं। इसके आगे बढ़ते हैं अपन। तो अगर किसी ब्याज की छूट 24B में हाउस प्रॉपर्टी में या चैप्टर 6A में अंडर सेक्शन 80C में जो आता है उसमें आपने ले ली है तो फिर कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन या कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट उसमें नहीं जुड़ेगी और धारा 48 का प्रोविजन जोड़ा जाएगा। अब इसको थोड़ा सा अपन सरल भाषा में समझ लेते हैं। अभी तक क्या होता था कि मैंने लोन लिया अपने मकान के ऊपर, तो लोन जो मैं रीपेमेंट कर रहा हूँ उसमें इंटरेस्ट की भी मुझे छूट मिलती थी, प्रिंसिपल की भी छूट मिलती थी। अब क्या होगा कि आप इंटरेस्ट और प्रिंसिपल की छूट तो ले सकते हैं, लेकिन आप जब उसे सेल करेंगे तो आप उसके खर्चों के बतौर वहां जो आपने इंटरेस्ट दिया है उसकी छूट नहीं ले पाएंगे। कि आप एडिशनल बता दें कि भाई मेरे ऊपर तो भार पड़ा है टैक्स का भी, तो वो भी मैं छूट ले लूं, दैट विल नॉट अलाउड। कि आपने अगर वहां छूट ले ली है तो आपको इधर एक तरफ छूट नहीं मिलेगी सेल के टाइम पर। सेल के टाइम पर बेसिकली हम लोग क्या छूट लेते हैं, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन या कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट। इम्प्रूवमेंट के लिए हमने लोन लिया, उसके ऊपर हमने ब्याज दिया तो उसकी भी छूट हम ले लेते थे, वो नहीं होगा। आपको वो जो छूट पहले ले चुके हैं उसका एक बाकी बेनिफिट मिलने वाला है। इसके बाद में आता है सेक्शन 54 और सेक्शन 54F की छूट के लिए खरीदे जाने वाली या कंस्ट्रक्शन किए जाने वाली नई हाउस प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट अगर 10 CR से अधिक है तो उसको इग्नोर कर दिया जाएगा। अभी तक क्या होता था कि मैंने कोई प्रॉपर्टी सेल करी है तो उसकी इक्विवेलेंट अगर मैं दूसरी परचेज कर लेता हूं तो मेरे ऊपर कोई टैक्स लायबिलिटी नहीं बनती थी। ठीक है, अब वो चाहे मकान जो मेरा है वो 10 लाख का हो, चाहे 10 करोड़ का हो, चाहे 100 करोड़ का हो, डजंट मैटर। लेकिन अब यहाँ पर कुछ बंदिशें लगा दी गई हैं, कुछ बाउंडेशंस बना दी गई हैं। क्या बाउंडेशन है वो कि आपकी जो प्रॉपर्टी है वो चाहे कितने की भी सेल हुई हो, लेकिन आप जो परचेज कर रहे हैं उसमें आपको 10 CR तक की आपको छूट मिलने वाली है। 10 CR के ऊपर की जो है वो आपकी कैलकुलेशन इनकम टैक्स स्लैब के अकॉर्डिंग होने वाली है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सेक्शन 55 में संशोधन करके गुडविल के साथ एनी अदर इंटेंजिबल असेट्स की भी कॉस्ट ली जाएगी। अभी क्या होता है कि जो हमारी इंटेंजिबल असेट्स कौन सी होती हैं, इस तरह की पूंजी जो एक्चुअल में है पर दिखाई नहीं देती है। ठीक है, आपकी मार्केट में अपनी गुडविल है, अब वो एग्जैक्टली है तो सही, मानते हैं कि सब आपकी गुडविल है लेकिन कहीं दिखाई देती है। इसी तरह से आपका ट्रेडमार्क है, आपने ब्रांड का एक अपना ट्रेडमार्क करवा रखा है तो वो आपको फिजिकल फॉर्म में कोई दिखाई नहीं देता, तो ये आपकी इंटेंजिबल असेट्स कहलाती हैं। तो अब इसके विषय में क्या बताया गया है कि धारा 55 में संशोधन करके गुडविल के साथ एनी अदर इंटेंजिबल असेट्स की भी कॉस्ट नील ली जाएगी। बाकी जो भी असेट्स होंगी उनकी भी जो कॉस्ट आएगी वो नील कंसिडर की जाएगी। आगे बढ़ते हैं। नई धारा 80CCH जोड़ी गई है जिसके बारे में भी हम डिस्कस भी कर चुके हैं। कौन सी धारा है, जिसमें अग्निपथ स्कीम जो चल रही है उसके लिए एक नया एक्ट, एक नई धारा ऐड करी गई है, नाम दिया गया 80CCH। ठीक है, इसमें क्या प्रोविजन है कि जिसमें अग्निपथ स्कीम में एनरोल्ड टैक्स पेयर द्वारा अग्निपथ कॉर्पोरेट में दिए गए कंट्रीब्यूशन का डिडक्शन मिलेगा। अग्निपथ
कॉर्पस जो बनाया गया है उसमें अगर आप इन्वेस्ट करते हैं, उसमें डोनेट करते हैं, पैसा लगाते हैं, तो वहां पर आपको अंडर सेक्शन 80 CCH को आपको छूट मिल जाती है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट जो इसमें आता है काफी इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनिएगा समझिएगा। 1 अप्रैल 2023 के बाद ली गई बीमा पॉलिसी यूनिट लिंक इंश्योरेंस प्लान, ठीक है, के का जो वार्षिक प्रीमियम है अगर 5 लाख रुपए से अधिक है तो मैच्योरिटी के समय जो हम छूट लेते हैं अंडर सेक्शन 1010D वो आपको नहीं मिलेगी। अब इसको थोड़ा सा और अच्छी तरह समझाता हूँ। अभी तक का क्या प्रोविजन है कि आपने जो भी इंश्योरेंस ले रखा है, जो भी इंश्योरेंस आपने करवा रखा है, उसका जब मैच्योरिटी आती है 5 साल 10 साल 20 साल बाद में, तो उसमें आपको एक सेक्शन है 1010D, इसके तहत वो पूरा पैसा एग्जम्प्ट हो जाता है। ठीक है, अभी तक का ये प्रावधान था। अब इसमें बदलाव क्या किया गया है? इसमें बदलाव ये किया गया है कि अगर आप जो प्रीमियम दे रहे हैं इंश्योरेंस कंपनी को, वो प्रीमियम अगर आपका 5 लाख से ज्यादा का है, एनुअल प्रीमियम अगर 5 लाख से ज्यादा का है, तो फिर आप उस छूट के लिए एलिजिबल नहीं होंगे। मतलब ये एक तरह से इंश्योरेंस कंपनी के ऊपर कहीं ना कहीं मामला गड़बड़ है, गिरने वाली गाज है कि वो अपने प्रीमियम क्लाइंट्स में हो सकता है थोड़ा सा इजाफा कम देखने को मिलेगा उनको, क्योंकि अब इन्वेस्टमेंट करते समय इंश्योरेंस सेक्टर में व्यक्ति ये जरूर देखेगा कि मैं जो अभी इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ उससे जो मुझे आमदनी होने वाली है बाद में, उसका मुझे टैक्स लायबिलिटी भी पे करना है, टैक्स लायबिलिटी बनेगी, टैक्स भी पे करना है। तो इसका कहीं ना कहीं इम्पैक्ट इंश्योरेंस इंडस्ट्री पे हमको देखने को मिलने वाला है जल्दी। इससे आगे बढ़ते हैं। अगर 1 अप्रैल 2023 के बाद एक से अधिक ऐसी पॉलिसी भी हैं तो एग्रीगेट जो प्रीमियम जो जा रहा है 5 लाख रुपए से अधिक है तो भी मैच्योरिटी के समय टैक्स छूट नहीं मिलेगी। आपने एक जगह से पॉलिसी ले रखी है, उसका प्रीमियम जा रहा है 2.5 लाख रुपया, दूसरी जगह से एक और पॉलिसी ले रखी है जिसका प्रीमियम जा रहा है 3 लाख रुपया, दोनों को मिला के आप सालाना कितना दे रहे हैं? 5 लाख रुपए, 5,50,000 रुपए। तो ऐसे केस में भी आपको जो मैच्योरिटी पर अमाउंट मिलेगा वो अंडर सेक्शन 1010D के तहत छूट के लिए हकदार आप नहीं होंगे उसमें। आगे बढ़ते हैं। सेक्शन 43B अमेंडमेंट में क्या बताया गया है कि एमएसएमई को पेमेंट तभी खर्चे की कटौती योग्य माना जाएगा जब एक्चुअल पेमेंट हुआ हो। अभी तक क्या होता था कि एमएसएमईज को हमने पेमेंट नहीं करा, बिल रेज कर दिया है, पेमेंट अभी नहीं करा है, बिल आया हुआ है, ड्यू है, बिल रेज नहीं किया, मतलब हमने कुछ परचेज किया है, उसका बिल हमारे पास में आ गया, हमने उसको पेमेंट नहीं किया है, तब भी हम छूट ले लेते थे कि भाई हमको ड्यू है, पेमेंट तो करेंगे बाद में। अब क्या होगा, आपने जितना पेमेंट किया है आप केवल उतने ही छूट के हकदार होंगे। अगर आपके कोई बिल ड्यू है तो वो आपके इसमें कंसिडर नहीं होंगे, इनकम टैक्स रिबेट में कंसिडर नहीं होने वाले हैं। अगला सेक्शन आता है, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनिएगा समझिएगा। सेक्शन 44AD और 44ADA में संशोधन किया गया है कि यदि किसी करदाता का 95% टर्नओवर या ग्रॉस रिसिप्ट जो है वो बैंकिंग चैनल से है तो 44AD का जो बेनिफिट जो पहले मिलता था 2 करोड़ वो अब हो जाएगा 3 करोड़ तक के टर्नओवर तक मिल जाएगा। और प्रोफेशनल को जो टर्नओवर जो फिक्स था वो था 50 लाख का, जिसको बढ़ा के कर दिया गया 75 लाख। अब इसको समझिएगा, 44AD और 44ADA ये बेसिकली उन बिजनेसमैन के लिए या सर्विस प्रोवाइडर्स के लिए हैं जो अभी बहुत अपर लेवल पे नहीं है, जिनका टर्नओवर अभी लिमिटेड है। अब लिमिटेड कितना है? पहले वो लिमिटेशन थी 2 करोड़ की 44AD के अंदर। अब एडी में आते कौन है? जो ट्रेडर्स हैं, जो मैन्युफैक्चरर्स हैं। 3 कैटेगरी होती है बिजनेस में बेसिकली, मैन्युफैक्चरर, ट्रेडर और सर्विस प्रोवाइडर। तो मैन्युफैक्चरर और ट्रेडर्स को कंसिडर किया गया है 44AD में और सर्विस प्रोवाइडर्स को कंसिडर किया गया है 44ADA में। ठीक है, अब 44AD में जो लोग आते हैं, ठीक है, जो व्यापारी आते हैं, उनका सालाना टर्नओवर अगर 2 करोड़ रुपया है, अभी तक की बात कर रहा हूं, तो उनको 44AD में आ सकते हैं। 44AD को क्रॉस अगर मतलब 2 करोड़ को क्रॉस करा तो वो 44AD का बेनिफिट उनको नहीं मिलेगा। लेकिन अब उसको बढ़ा के कर दिया गया है 3 करोड़, मतलब 3 करोड़ रुपए तक के टर्नओवर वाला व्यक्ति भी 44AD में अपनी रिटर्न फाइल कर सकता है। ठीक है, वही दूसरी तरफ हम बात करें सर्विस सेक्टर की, तो सर्विस सेक्टर में क्या है? 44ADA। अभी तक का जो प्रोविजन था वो ये बताता था कि 50 लाख रुपए तक की अगर आपके पास में रिसिप्ट प्राप्त हुई है तो आप 44ADA में फाइल कर सकते हैं अपने ITR।
जिसमें आपको बैलेंस शीट वगैरह बनाने करने की, डिक्लेरेशन देने की ऐसी कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन अब क्या प्रोविजन आया है नया, इसमें लिमिटेशन थोड़ी बढ़ा दी गई है, 50 लाख को बढ़ा के 75 लाख 75 लाख कर दिया गया है। अब 75 लाख रुपए तक की रिसिप्ट पर भी आपको 44 एडीए के तहत छूट का प्रावधान है। आप 44 एडीए में अपनी रिटर्न फाइल करें और मस्त रहें। नेक्स्ट जो पॉइंट आता है वो हमारे कुछ टूर एंड ट्रेवल्स वाले जो बिजनेसमैन हैं, जिनका बिजनेस है बेसिकली टूर एंड ट्रेवल्स का, उनके लिए है। क्या बताता है ये प्रोविजन कि फॉरेन टूर पर जाने वाले के लिए टीसीएस की रेट 5 से बढ़ाकर 20% कर दी गई है। फॉरेन टूर पर जो लोग पहले जाते थे तो उनको जो टैक्स देना पड़ता था, टीसीएस जो करता था वो करता था 5%, और अब से जो कटेगा वो कितना होगा, 20%। तो ये बहुत बड़ा चेंज है, बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ने वाला है उन लोगों पर जो कि बाहर टूर एंड ट्रेवल्स का काम देखते हैं, उनके पर थोड़ा सा चेंज आने वाला है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है सर, एओ को धारा 142 में दिए गए का वैल्यूएशन कॉस्ट अकाउंटेंट से करवाने की पावर मिल जाएगी। मतलब एओ के पास में असेसिंग ऑफिसर, एओ का मतलब असेसिंग ऑफिसर है, तो असेसिंग ऑफिसर के पास में पावर दे दी गई है कि वो स्टॉक का वैल्यूएशन कॉस्ट अकाउंटेंट के माध्यम से करवा सकेगा। अगला जो पॉइंट आ रहा है वो आ रहा है ऑनलाइन गेमर्स के लिए। ठीक है, ऑनलाइन गेमिंग जो करते हैं, ऑनलाइन गेम जो खेलते हैं और वहां से जो पैसा अर्न करते हैं, उनके लिए एक फिक्स स्लैब आ गया है। सेक्शन जो बनाया गया है वो है 115 बीबीजे, 115 बीबीजे। सेक्शन के अंतर्गत क्या बताया गया है कि फ्लैट 30% टैक्स लाइबिलिटी उनकी रहेगी। 1 लाख रुपया कमाया है तो उसका 30% आप छोड़ दो, बाकी का आपका है। अगला पॉइंट आया है उन बड़े अधिकारियों के लिए, उन बड़े पोस्ट वालों के लिए जिनकी ड्यूटी होती है, जिनकी लाइबिलिटी है सर्च के अंदर। ठीक है, उनको क्या दिक्कत आती थी अभी तक कि एक एक्सपर्ट के अभाव के कारण कई सारी जानकारियां, कई सारे तथ्य छूट जाते थे। ठीक है, या मिटा दिए जाते थे, जैसे भी बहुत सारी चीज़ें हो सकती थी उनसे, क्योंकि उनको टेक्निकली उतनी नॉलेज उस फील्ड की नहीं हो सकती जितना उस फील्ड का कोई टेक्निकल पर्सन रखता होगा अपने पास नॉलेज। तो अभी क्या चेंज किया गया है कि सर्च के दौरान ऑथोराइज्ड ऑफिसर ले सकेंगे एक्सपर्ट की सेवाएं भी। तो एक्सपर्ट कौन, आईटी एक्सपर्ट भी हो सकता है और किसी फील्ड का एक्सपर्ट हो सकता है, तो उनकी सेवाएं लेने का अधिकार इनको दे दिया गया है। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है ट्रस्ट से संबंधित, जो हमारे ट्रस्ट, एनजीओ, सोसाइटीज वगैरह चलती हैं, उनके विषय में भी कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं। एक एक करके हम उन पर भी डिस्कस करने वाले हैं। तो पहला पॉइंट क्या है साहब, किसी ट्रस्ट ने लोन से कोई खर्चा किया है तो ऐसे लोन का रीपेमेंट 5 साल के भीतर करना होगा, तभी एप्लीकेबल माना जाएगा। ठीक है, आपका कोई ट्रस्ट है, आपने उस ट्रस्ट को संचालित करने के लिए कहीं से कोई लोन लिया था, उस लोन का कोई अगर आपने खर्चा किया है, उस लोन का में से कोई एक्सपेंसेस किया है, तो उसका जो रीपेमेंट है वो आपको 5 साल के अंदर अंदर करना पड़ेगा, तभी आप एप्लीकेबल हो पाएंगे अपने लाइसेंस रिन्यूअल या बाकी सब चीज़ों के लिए। इसी तरीके से क्या है कि अगर ट्रस्ट ने कॉर्पस फंड में से कोई खर्चा किया है तो ऐसे कॉर्पस फंड का पुनर्भुगतान भी 5 साल के भीतर ही करना होगा। आपने कॉर्पस फंड से पैसा निकाला है ट्रस्ट के एक्सपेंसेस के लिए, निकाल सकते हैं, कोई मनाही नहीं है, लेकिन उसका रीपेमेंट करने के लिए आपके पास 5 साल है। 5 साल के भीतर भीतर आपको उसको वापस से डिपॉजिट भी करना होगा। अगर किसी ट्रस्ट ने दूसरे ट्रस्ट को डोनेशन दिया है तो उस डोनेशन का 25% ही एक्सेप्ट किया जाएगा। आपने किसी दूसरे ट्रस्ट को किसी गतिविधि के लिए, सोशल एक्टिविटी, रिलीजियस एक्टिविटी के लिए आपने डोनेशन दी है, तो उससे दिए गए पैसे का 85% ही मान्य होगा। धारा 12A के रजिस्ट्रेशन का बेनिफिट पुराने सालों में नहीं मिलेगा। 12A कौन सा है सेक्शन? 12A सेक्शन वो है जिसके तहत ट्रस्ट को इनकम टैक्स की रिबेट मिलती है। देखिए इसमें 2 चीजें होती है, बड़ा कंफ्यूज होते हैं लोग इन दोनों को लेकर, हम थोड़ा सा डिटेल में समझ लेते हैं। 12A ATG, 12A का फायदा मिलता है ट्रस्ट को, ATG का फायदा मिलता है डोनर को। जो डोनेट कर रहा है उसको फायदा मिलेगा ATG से। आपने किसी ट्रस्ट में डोनेशन दी 1 लाख रुपए की, तो 1 लाख रुपए की डोनेशन का फायदा आपको मिलेगा, मतलब देने वाले को मिलेगा। अब 1 लाख रुपए की जो डोनेशन आई है उसका फायदा ट्रस्ट को भी मिलेगा, वो सेक्शन है 12A। कैसे मिलेगा कि अगर आपने 12A करवा रखा है तो आपको इनकम टैक्स के जो रेगुलर स्लैब है उससे आप बच जाएंगे।
आपके ऊपर टैक्स लायबिलिटी नहीं आएगी। अगर आपने टैक्स 12A नहीं ले रखा है, फिर आपने डोनेशन लिए, तो आप रेगुलर टैक्स पेयर की तरह ही ट्रीट किए जाएंगे, उसमें आपके ऊपर टैक्स लायबिलिटी काफ़ी भारी आने वाली है। तो यहाँ क्या बताया गया है कि 12A का जो रजिस्ट्रेशन का जो बेनिफिट है वो पुराने सालों में नहीं मिलेगा। किसी ने पुराना अगर ले रखा है 12A तो और उसने अपडेट नहीं करवाया है अपना, तो उसका बेनिफिट उसको नहीं मिलने वाला है। अभी धारा 12AB में पहले प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन होता था, फिर परमानेंट, लेकिन अब किसी ट्रस्ट की एक्टिविटी अगर शुरू हो गई है तो डायरेक्ट परमानेंट के लिए अप्लाई कर सकता है। बहुत ही अच्छा अमेंडमेंट है, बहुत ही अट्रैक्टिव है। कि पहले क्या प्रोसेस होता था कि साहब पहले आपको लर्निंग लाइसेंस मिलेगा, फिर परमानेंट लाइसेंस मिलेगा, ठीक है। अभी क्या किया है, ये एग्जांपल मैंने आरटीओ का दिया है, गाड़ी का दिया है, उससे संबंधित नहीं है, उदाहरण के लिए था। अब इसमें भी ऐसा ही प्रोविजन हुआ करता था। क्या प्रोविजन था कि पहले आपको टेम्परेरी रजिस्ट्रेशन मिलेगा, उसके बाद आप गतिविधियां चालू करो गतिविधि चालू करने के बाद में फिर आपको परमानेंट लाइसेंस मिलेगा। अब यहाँ क्या कर दिया गया है कि टेम्परेरी वाला जो था उसको हटा दिया गया है कि अगर आपकी गतिविधियां चल रही हैं, आपका ट्रस्ट रनिंग है, अभी आप एक्टिविटीज कर रहे हैं सोशल या रिलीजियस किसी भी तरह की, तो आप सीधे ही एटीजी के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, ध्यान रखने वाली बात क्या है कि रिलीजियस एक्टिविटी के केस में एटीजी में थोड़ी दिक्कत है, तो हमको ध्यान रखना है कि सोशल एक्टिविटीज भी साथ में होनी चाहिए, क्योंकि एटीजी मुख्यतः सोशल एक्टिविटीज के लिए ही मिलता है, ठीक है। तो इम्पोर्टेंट बात क्या है कि हमारा अगर ट्रस्ट रनिंग में है, चालू कंडीशन में है, तो हमें 12A अप्लाई करने की आवश्यकता नहीं रहेगी। अब हम सीधे ही एटीजी के लिए अप्लाई कर पाएंगे। अगला पॉइंट भी ट्रस्ट से ही संबंधित है। इसमें क्या बताते हैं कि प्रोविजनल 12AB के रजिस्ट्रेशन को कैंसिल करने की पावर दे दी गई है डिपार्टमेंट को। अभी तक क्या था कि आप प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन आपका चल रहा है, आपके पास में 3 साल का टाइम है, 3 साल के भीतर आप जब भी एक्टिविटी होती है तब आप परमानेंट के लिए अप्लाई कर दीजिए। अप्लाई करने के बाद में चेक किए जाएंगे आपके सारे डॉक्यूमेंटेशन वगैरह, एक्टिविटीज अगर जेन्युइन पाई जाती हैं तो वेरिफिकेशन भी हो सकता है। फिजिकल वेरिफिकेशन का राइट भी डिपार्टमेंट के पास में रिजर्व है। तो अगर सब कुछ ओके होता है तो आपको परमानेंट लाइसेंस मिल जाता है। अभी डिपार्टमेंट के पास में प्रोविजनल लाइसेंस को रद्द करने का राइट नहीं था, अब ये राइट भी दे दिया गया है। अभी वाले नए प्रोविजन में क्या होगा कि 12A का रजिस्ट्रेशन ले लिया है किसी ने, अब वो गतिविधियां भी कर रहा है, डोनेशन भी है काफी बड़े स्तर पे, और उसको महीने 2 महीने नहीं बल्कि साल 2 साल भी हो चुके हैं और उसने परमानेंट के लिए अप्लाई नहीं किया, तो डिपार्टमेंट ऐसे में, या और भी कोई एक्टिविटी ऐसी पाई जाती है जो एक ट्रस्ट या सोसाइटी के लिए अनुचित है, तो ऐसे में डिपार्टमेंट के पास में राइट है रिजर्व कि वो उसके जो प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन जो मिला है उसको निरस्त कर सके, रद्द कर सके। अगला जो पॉइंट निकल के आता है हमारा वो है फॉर्म 10 व 9A फाइल करने की जो डेट है वो आईटीआर फाइलिंग की जो डेट से 2 महीने पहले होगी। अर्थात आईटीआर फाइलिंग की डेट 31 अक्टूबर, ऑडिट रिपोर्ट फॉर्म 10B और की डेट 30 सितंबर ही होगी। इसको थोड़ा सा और समझ लेते हैं। ये बेसिकली किन के विषय में बात हो रही है, ये बात हो रही है कंपनीज के विषय में। कंपनीज को ऑडिट करवानी होती है, आरओसी के फॉर्म फाइल होते हैं, कई सारी चीजें होती है, तो उसके लिए नियम क्या बनाया गया है कि आपकी जो आईटीआर है वो क्या लिखा है, आईटीआर फाइलिंग की डेट से 2 महीने पहले ही होगी। मतलब उसके बीच में 60 दिनों से ज्यादा का गैप नहीं होना चाहिए। ऑडिट हो गई, ऑडिट होने के 2 महीने के अंदर अंदर आपकी आईटीआर फाइल हो जानी चाहिए, ठीक है। आगे क्या लिखा है, अर्थात आईटीआर फाइलिंग की डेट 31 अक्टूबर, ऑडिट रिपोर्ट फॉर्म 10B की डेट 30 सितंबर। अगर धारा 11(2) में 5 साल का अक्यूमुलेशन या नॉन रिसिट आदि के कारणों से अक्यूमुलेशन है तो फॉर्म 10 व 9A की डेट 31 अगस्त होगी। एक्सक्लूसिव केस है, उनको हटाते हैं, उनके बारे में डिटेल वीडियो बाद में फिर से बनाएंगे। बाकी इंपॉर्टेंट क्या है कि जो आईटीआर आप भरेंगे कंपनी की या भरवाएंगे कंपनी की, उसके 2 महीने के अंतराल में ही आपकी ऑडिट हो जानी चाहिए, ज्यादा लंबा गैप नहीं हो, इसका अपने को ध्यान रखना है। लास्ट बट नॉट लीस्ट पॉइंट क्या आता है इसमें, 12A या 1023C का रिन्यूअल नहीं करवाएंगे तो अब देना होगा धारा 115 TD में टैक्स। अब ये क्या है सामने हमारी, ये है कि 12A का जो आपने रजिस्ट्रेशन करवाया है, एटीजी की आपको रिक्वायरमेंट नहीं है। हर जगह एटीजी की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। जैसे स्कूल है, स्कूल के लिए सामान्यतया 12A का रजिस्ट्रेशन करवाना कंपल्सरी होता है, लेकिन स्कूल को नॉर्मली डोनेशन नहीं देते हैं, तो उस केस में उनको एटीजी की रिक्वायरमेंट नहीं रहती है। तो 12A अपना रजिस्ट्रेशन करवा लिया लेकिन उसको रिन्यू नहीं करवाया, तो रिन्यू नहीं करवाने की दशा में क्या होगा कि वो एक सामान्य स्थिति में आ जाएगा, वापस एक इंडिविजुअल की तरह ट्रीट होगा। फिर उसकी जो इनकम होगी
वो नॉर्मल टैक्स प्लान के अकॉर्डिंग ही कैलकुलेट होगी। उसको इनकम टैक्स का जो 12A का जो बेनिफिट मिलना चाहिए वो नहीं मिलेगा। तो ये हमने कुछ स्पेशल पॉइंट्स निकाले थे, कुछ शॉर्टलिस्ट करे थे इनकम टैक्स से संबंधित जो बदलाव किए गए हैं अभी अपने नए बजट के अंदर। ठीक है, हो सकता है कि कुछ विषय मुझसे छूट गए हो, या हो सकता है कि कुछ विषय में मैंने जानकारी शायद पूर्ण ना दे पाया हूँ समय के अभाव में, या किसी और मेरी भी जानकारी पूर्ण नहीं हो सकती, ऐसा संभव है। तो ऐसे में आप सभी का सहयोग अपेक्षित है। आप कमेंट बॉक्स का प्रयोग करें, और ऐसा कोई विषय छूट गया हो जो इसमें कवर करना चाहिए था वो आप मुझे उसमें लिखें, ताकि उसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बना सकूं। और अगर किसी विषय के बारे में भी, किसी जो मैंने अभी कवर करे हैं उनके बारे में भी कोई जानकारी छूट गई हो तो वो भी आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से मुझ तक ही नहीं बल्कि बाकी और लोगों तक भी पहुंचाए, ताकि उनका भी ज्ञान अपडेट हो सके। आशा करता हूं कि मेरे द्वारा जानकारी जो दी गई है वो काफी आपके लिए फायदेमंद होगी। इसी के साथ नमस्कार।